हेलो फ्रेंड्स, एनडी कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्वालिटी 3000 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। अब इस श्रृंखला का ये वीडियो नंबर 12 है। अभी तक हम लोगों ने 410 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इसमें लगभग 65 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब ये जो 65 प्रश्न हैं, ये एक महत्वपूर्ण चैप्टर राज्य मुस्के राज्य क्षेत्र यानी कि संघ राज्य क्षेत्र आप कह सकते हैं। राज्य जितने भी स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश है ना, उन सबका गठन, पुनर्गठन, राज्य का दर्जा कब दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है। भारत में राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो भी आयोग बने हैं, जैसे आपका इसके धर आयोग हो गया, जेवीपी समिति हो गया, इसके अलावा 1953 में गठित फजल अली आयोग हो गया, इन सबसे भी रिलेटेड ये आपके लगभग 65 प्रश्न बने हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जब तक आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपका नंबर अच्छा नहीं आना है, आप क्वेश्चन उतना नहीं कर पाएंगे। कर तो आएंगे, लेकिन पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए जो एक मिनिमम कट ऑफ होता है, उस क्राइटेरिया को बीट करने के लिए आप उतना अच्छा नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला देखिए, संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र, दो कथन दिए गए हैं, पूछा कौन सा सही कौन सा नहीं सही। भारत 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों से बना है, तो एकदम ठीक बात है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी है भारत में। पहला कथन एकदम सही। भारत राज्यों का एक संघ है, बिल्कुल ठीक है, जो एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संसदीय सरकार की व्यवस्था वाला लोकतांत्रिक गणराज्य है। उपयुक्त में से कौन सा कथन या कथन सही है? तो दूसरा भी एकदम सही है, क्योंकि भाग एक संविधान का भाग एक किससे संबंधित है? तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी कि इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भाग एक है अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक। इसी में प्रस्तावना या उद्देश्य का, जिसको प्रियम्बल भी कहा जाता है, उसमें लिखा गया है भारत दैट इज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। और ये यह इसके बाद जो दूसरी लाइन है, ये भी प्रस्तावना की ही लाइन है। जो छात्र प्रस्तावना वाला वीडियो देखे होंगे, उनको ये बात एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन वो लोग सही कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कथन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए आप देखते हैं अगला सवाल। भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नाम से किया गया है? तो भारत के लिए दो शब्द का यूज किया गया है, दो नामों का यूज किया गया है, भारत और इंडिया। भारत दैट इज इंडिया, यानी कि इंडिया दैट इज भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। पहली लाइन ही शुरू होती है, तो ये दोनों शब्द का उल्लेख किया गया है यहां पर। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। भाग एक है और अनुच्छेद भी आपका क्या है? एक है। अनुच्छेद एक में यह सारे प्रावधान किए गए हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का कन्फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है। तो यहां पर अभी हमने बताया कि इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का क्या है? संघ है। आप इसको हिंदी में समझेंगे, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। देखिए, संघ के लिए भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यूएसए का संविधान भी संघात्मक संविधान है, वहां पर संघ के लिए फेडरल शब्द का यूज किया गया है। फेडरल यूनियन का मतलब यह है कि भारत में जो भारत संघ का निर्माण हुआ है, वो राज्यों के एक समझौते के द्वारा हुआ है, राज्यों के समझौते के द्वारा हुआ है। भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अपनी स्वेच्छा से अगर अलग होना चाहे देश से हमारे, तो वो अलग नहीं हो सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसलिए भारत में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है इस संदर्भ में कि यूनियन का मतलब एक समझौते के द्वारा है। अब ये देश जो राज्य हैं, ये स्वेच्छा से अलग नहीं हो सकते हैं, इनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? देखिए, अनुच्छेद 1 हम लोगों ने देखा कि भारत राज्यों का संघ है, यह बात अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 में है, कोई बाहरी प्रांत किसी दूसरे देश या राष्ट्र का कोई क्षेत्र है, अगर उसको भारत में मिलाना चाहता है, भारत का हिस्सा बनाना चाहता है, तो ये संसद ऐसा कर सकती है, उसको भारत में शामिल कर सकती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 2 में शक्तियां दी गई हैं, किसको? संसद को। संसद को शक्तियां दी गई हैं। इसी तरीके से अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत के भीतर ही अगर किसी नए राज्य का सृजन करना हुआ, निर्माण करना हुआ, दो राज्यों के क्षेत्रफल को या एक राज्य में से क्षेत्रफल को अलग निकाल करके नया राज्य बनाना हुआ, नया राज्य के साथ साथ जो है नए राज्य का गठन, इसी तरीके से क्षेत्रफल में परिवर्तन करना हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन, नाम बदलना हुआ, नाम में परिवर्तन, इस तरीके से कोई भी कार्रवाई करनी हुई तो संसद इसके लिए क्या है? अधिकृत है। संसद अधिकृत यानी कि शक्तियां किसको दी गई हैं? संसद को। और ये अनुच्छेद 3 ये प्रावधान करता है, अनुच्छेद 3 प्रावधान करता है। तो यहाँ पर नए राज्य बनाने के लिए अनुच्छेद 3 शक्तियां देता है, किसको? संसद को देता है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया संसद को ये शक्तियां दी गई हैं, संविधान द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 2 किसी विदेशी राज्य को शामिल करना है, स्टेट को, स्थान को, क्षेत्रफल को, तो अनुच्छेद 2 भारत के भीतर ही क्षेत्रफल चेंज करना है, नाम बदलना है, नए राज्य का निर्माण करना है, या दो छोटे छोटे राज्यों को मर्ज करना है, विलय करना है, तब उसके लिए कौन सा है? अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 है। ये सब पावर किसको दिए गए? संसद को दिए गए हैं। अब संसद इसको साधारण विधेयक प्रक्रिया द्वारा इसको कर सकती है, साधारण विधेयक लाकर कर सकती है। तो देखिए, साधारण जो संशोधन है वो अनुच्छेद 368 का संशोधन नहीं माना जाता। जो साधारण संशोधन है अनुच्छेद 3 का संशोधन 368 का संशोधन नहीं माना जाता। अनुच्छेद 300 क्या है? संविधान संशोधन। तो अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है, नाम अलग रखना है, तो ये सब अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। और इसके लिए उस विशेष या संबंधित राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे उत्तर प्रदेश मान लेते हैं राज्य है, अगर उत्तर प्रदेश ये राज्य है, तो इसको अलग अगर कोई राज्य बनाना हुआ, मान लेते हैं ये पश्चिम वाला एरिया, इसको अलग राज्य बनाना हुआ, तो ये अगर मान लेते बुंदेलखंड बनाया जाए, इसको क्या बनाया जाए? बुंदेलखंड बनाया जाए, तो इसके लिए संसद कर सकती है। संसद इसके लिए प्रावधान है, इसके पास शक्तियां ऐसा कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, ये अगर विधेयक लाया जाएगा संसद में, तो ये कौन सा विधेयक? साधारण विधेयक लाया जाएगा, और इसके लिए संबंधित राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार या विधानसभा से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करके ऐसा कर सकती है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का शक्ति प्राप्त है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया संसद को। अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3, संसद किसी नए राज्य का सृजन, निर्माण कर सकती है, गठन कर सकती है, क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकता है, नाम में परिवर्तन कर सकता है, या दो राज्यों को मर्ज कर सकता है, ऐसा वो संसद कर सकता है साधारण विधेयक के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो फिर से वही देखिए आ गया, संसद को प्राप्त है। तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 2 और 3 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का जो अधिकार है किसको है? तो संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है? तो ये संसद को है। अगर किसी अन्य देश से कोई राज्य लाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है भारत में, तो अनुच्छेद आपका 2, और भारत से भीतर ही किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने या इस तरीके से करने का विचार है, तब भी संसद कर सकती है। अनुच्छेद आपका 3। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो बिल्कुल सही है। कानून लाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा। ये बिल्कुल सही बात है, पहली और चौथी अनुसूची में।
पहली अनुसूची में क्या कहा गया है? संघ के बारे में। पहली अनुसूची संघ के बारे में, यानी कि केंद्र भारत का नाम क्या है, राज्यों का नाम क्या है, ये सब पहली अनुसूची यानी कि प्रथम अनुसूची में ऐसा लिखा गया है। अब चौथी अनुसूची में क्या है? चौथी अनुसूची में राज्य क्षेत्र के बारे में है। राज्य क्षेत्र यानी कि सभी राज्यों का अलग अलग विवरण इसमें स्पष्ट रूप से विस्तार में दिया गया है। तो अगर कोई नया राज्य बनाया जाएगा तो एक तो इसमें जोड़ा जाएगा उसका नाम, और यहाँ पर भी उसका नाम जोड़ा जाएगा। क्षेत्रफल कितना है, क्या क्या सारी बातें वहां लिखा जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं 10वां। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो हमने कहा साधारण विधेयक लाया जाएगा। साधारण विधेयक अब उस साधारण तरीके से ही पास होगा। उसको पारित करने की प्रक्रिया क्या है? आधे से अधिक। अगर आधे से अधिक एक भी मत मिल रहा है तो वह साधारण विधेयक माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 1/2 + 1 मत होना चाहिए उसको पास करने के लिए। ये साधारण विधेयक है, इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है इस तरीके से ऑप्शन देकर के क्लिष्ट बना देता है, कठिन बना देता है सवाल। लोग उलझ जाते हैं कि भाई नया राज्य बनाना है तो इससे लिए क्या करना होगा? राज्यों से अनुमोदन की भी आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। संसद साधारण प्रक्रिया से उसको बना सकती है। 11वां सवाल, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। नए राज्य का सृजन होना है तो विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है? संसद में साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, तो देखिए यहाँ पर ये सही है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत संघ नहीं है। भारत संघ कथन क्या है? भारत संघ नहीं है। क्या कथन सही है? भारत यूनियन नहीं है, गलत है। भारत तो संघ है ना, भारत क्या एक संघ है। इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन, यानी कि यूनियन ही लिखा गया, तो पहला यहाँ पर कथन गलत हो जाता है। कारण देखते हैं। किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघ ही संसद को प्राप्त है। एकदम सही है। अगर किसी राज्य का क्षेत्रफल बदलना हुआ, सीमा बॉर्डर उसका चेंज कुछ करना हुआ, नाम बदलना हुआ, तो उसकी सहमति या स्वीकृति आवश्यक नहीं है। संसद ऐसा स्वयं कर सकती है। तो यहाँ पर कारण सही है, कथन गलत है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता नहीं है। इसकी सहमति की आवश्यकता नहीं है, राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट। अगला देखते हैं। नीचे दो कथन हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन कारण वाला सवाल है। कथन देखते हैं। कथन एक है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देते हैं और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर किसी राज्य की सीमा यानी बॉर्डर उसको चेंज करना है, कुछ इसमें बदलाव करने हैं, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। हालांकि साधारण विधेयक के द्वारा ही उसको पास किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति से पहले अनुमति की आवश्यकता होती है। तो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। ये अभिकथन सही है। यहाँ पर राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। जैसे किसी राज्य का कोई सीमा या क्षेत्रफल बदलना हुआ, नाम बदलना हुआ, तो ये संसद करेगी। तो संसद इसके पहले विधेयक लाएगी। विधेयक लाने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही उसको सदन में रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रपति क्या करता है कि जो संबंधित राज्य प्रभावित हो रहा है, जिसका संबंध उस राज्य से है, जिस राज्य का क्षेत्रफल या सीमा बदला जा रहा है, उस राज्य की विधानमंडल से एक प्रस्ताव मांग सकता है। राज्य की विधानमंडल से कहेगा कि भाई आप अगर कुछ प्रपोजल बनाना चाहो, कुछ प्रस्ताव देना चाहो, अपनी कोई सिफारिश रिकमेंडेशन इस पर देना चाहो तो दे सकते हो। तो वो विधानमंडल एक निश्चित अवधि के भीतर प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे कि हमको ऐसे ऐसे चाहिए। अगर इस तरीके से हो जाए तो अच्छी बात है। तो देखिए, प्रस्ताव तो जाएगा राष्ट्रपति के पास, लेकिन राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, वो अनिवार्य नहीं होता है। तो यहाँ पर अभी कथन बिल्कुल सही हो रहा है। अब कारण देखते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी एकदम सही है। दोनों सही है। लेकिन अब यहाँ पर बताना है क्या क्या व्याख्या कर रहा है, क्या उसकी व्याख्या कर रहा है? तो व्याख्या नहीं कर रहा है। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है।
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही नहीं है? विधि की समझ समता, विधि का समझ समता तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 है। भाग 3 है, कौन सा भाग है? तो भाग 3 फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से है। मौलिक अधिकार, देखिए ऑप्शन आए तो आपके दिमाग में ये सारी बातें तुरंत दौड़ जानी चाहिए, उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं। विधि की समझ समता, ठीक है, तो अनुच्छेद आपका है 14 है। विधि की समझ समता, विधियों के समान संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 किसके लिए है? देश के नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों दोनों के लिए सुनिश्चित की गई है। तो ये बिल्कुल सही है। कानून भारत में जो विधि है वो दोनों के लिए है। भारत के जो नागरिक हैं वो भी हैं, और जो विदेशी लोग अगर आए तो भारत में उनके लिए भी कानून समान है। तो पहला कथन यहाँ पर सही है। बी देखते हैं, लोक सेवाओं में अवसर, यानी कि जो है सरकारी नौकरियों में पर्याप्त अवसर, लोक सेवा का मतलब ये है पब्लिक सर्विस। यहाँ पर सभी को क्या समान अवसर दिया जाता है? नहीं, गलत। केवल भारतीयों को अवसर दिया जाता है। कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ आकर फॉर्म थोड़ी भर सकता है किसी नौकरी का, यहाँ आकर नौकरी ऐसे नहीं कर सकता है, उसके लिए आवेदन स्वीकार नहीं है। ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16, तो अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिक की समानता के लिए। तो यहाँ पर बी वाला भी ऑप्शन एकदम सही हो रहा है। किसी नए राज्य की स्थापना करना, नए राज्य की स्थापना करना है तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 है। किसकी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास, एकदम राइट है। डी देखते हैं, किसी राज्य का नाम बदलना, किसी नए राज्य का नाम कौन बदल सकता है? संसद कर सकती है अनुच्छेद 3 के तहत। राज्य विधानमंडल शक्तियां इसको नहीं कर सकती, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी, ये पूछा है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो यहाँ पर यही डी है। डी, आप डी लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? यानी कि संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है नए राज्य के निर्माण के लिए। चारों में से बताना है किसका उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, सही है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा दिया जा सकता है, यानी कि कोई कम है तो बगल वाले राज्य से कोई एरिया लेकर के उसको बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य का घटाकर घटाया भी जा सकता है। किसी राज्य का नाम भी बदला जा सकता है। किस एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा? ये नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। ये पूछा कौन सा नहीं है। एक राज्य मतलब कोई अगर स्टेट है, यहाँ पर राज्य का मतलब स्टेट, कोई राज्य अगर संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र का मतलब संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, क्या कोई संघ शासित प्रदेश को शामिल कर सकता है? जैसे यूपी है, यूपी की जो यूपी सरकार है, क्या पुदुचेरी हो गया आपका, इसी तरीके से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, क्या इन सबको आप यूपी में शामिल कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यही पूछा कौन सा नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन हो सकता है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है। इस सब के सब किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 से। यही पूछा अनुच्छेद 3 में क्या है, कौन सा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश यही नहीं है, यही नहीं है, ये पूछा है। ये किसमें है नए राज्यों का प्रवेश के बारे में प्रावधान? तो अनुच्छेद 2 में। किसमें है? अनुच्छेद 2 में ऐसा कहा गया है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वां सवाल, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयोग हुआ है, सही बात है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, एकदम सही है। इस पर चर्चा भी हम लोगों ने किया। अनुच्छेद 1 ही कहता है आपका, अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, क्योंकि सभी राज्य समझौते के परिणाम है अलग नहीं हो सकते। ये पहला सही है। इसके आधार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये भी सही है एकदम। इसके अलावा पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में, यानी कि ये बात कर रहे हैं जेवीपी समिति की, जेवीपी समिति की बात कर रहे हैं, में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये तीनों यहाँ पर कथन सही है, सभी सही है। देखिए इस वीडियो के आरंभ में ही हमने ये सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे कि भारत जब भारतीयों को भारत मिलता है, अंग्रेज जब भारत को स्वतंत्र करके जाते हैं तो अधिनियम कौन सा था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, अधिनियम 1947। इसके द्वारा भारत स्वतंत्र होता है और दो देश का जन्म होता है, भारत और पाकिस्तान, दो नए राष्ट्र उभर कर आते हैं। इसके बाद
राज्यों के पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी। ये सरकार ने सोचा कि भाई देखिए, अब हमको जो राज्य मिले हैं, जो देश हमको मिला है इस हालत में, इसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, इसको फिर से हम बनाएंगे। और भारत में बहुत अधिक मांग भी हो रही थी, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। तो इसी मांग को, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उस समय नेहरू की सरकार ने 1948 में क्या किया, 1948 में यस्के धर यस्के धर आयोग आयोग का गठन किया। अब चूंकि ये आयोग था ना, इससे कहा गया कि क्या भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हो सकता है, इसलिए इस आयोग को नाम दिया गया था भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग ये रिपोर्ट, ये सॉरी, ये आयोग जांच करता है और अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है 1948 लास्ट में ही। अब इस रिपोर्ट में कहता है कि भाई नहीं, भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। तो यहीं पर लिखा है, दूसरा कथन आप देखेंगे तो यही इस बात में यही कहा गया है कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। अब इसी रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सरकार ने एक और कमेटी का गठन किया, उसको कहा गया JVP कमेटी। इसको गठन किया गया 1948 लास्ट में ही। अब जो रिपोर्ट आती है 1949 में JVP समिति कहती है, जिसमें 3 भारतीय होते हैं। एक तो होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, वी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, और पी का मतलब पी का मतलब पट्टाभी सीतारामैया, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, 3 सदस्यीय यह जो कमेटी थी, इसने रिपोर्ट दिया 1949 में। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर नहीं, इन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर नहीं गठन होना चाहिए भारत का, आधार पर नहीं। तो ये दोनों कमेटियों ने एक्चुअली क्या कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये तीनों यहाँ पर कथन सही हो रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अलग नहीं हो सकते, क्योंकि यूनियन है ना। फेडरल होता तो अलग हो सकते थे, यूनियन शब्द का प्रयोग किया है तो अलग नहीं हो सकते हैं। अलग होने की मात्र वकालत करने पर, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। अब इस चीज को समझिए, यहाँ पर इसी क्वेश्चन में ट्विस्ट है, दूसरे सेकंड वाले इसमें आपसे जो है आपका कथन इसी में ट्विस्ट है। अब उसको समझना होगा। अलग होने की मात्र वकालत मतलब अगर कोई व्यक्ति अलग होने के लिए बार बार कह रहा हो, वकालत कर रहा हो कि जो है हमारा राज्य अलग होना चाहिए, अलग होने का मतलब देश से अलग होना चाहिए, हम चीन में शामिल होना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, अगर ऐसा कहेगा तो क्या वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के जो मूल अधिकार है उसके तहत वह कर सकता है, कह सकता है। अगर ऐसा कह रहा है तो क्या वह कहा जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसके पास है, इसलिए वह इतना इतना और इस प्रकार वह कह सकता है। तो क्या यह बात सही है? नहीं, सही नहीं है, वह ऐसा नहीं कर सकता है। भारत का कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संस्था हो, अलग होने की वकालत नहीं कर सकता है। वह इस बात का आड़ नहीं ले सकता है कि हमको बोलने की आजादी है, हमको हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए प्रावधान ये है, यहाँ पर जो प्रावधान है ये इसको संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उल्लंघन माना जाएगा, और उस व्यक्ति के ऊपर विधिक कार्रवाई भी हो सकती है, विधिक कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल पहला सही है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताइए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19(1) का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? 1 नवंबर 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग। अब यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, हालांकि इसका जो उत्तर होगा 14 राज्य एवं 6 के संघ शासित या केंद्र शासित देश। वीडियो की स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने चर्चा किया, देख लीजिए। अब 3 कमेटी थी, पहला तो एसके धर कमेटी 1948, JVP कमेटी, एसके धर, इतनी बार रिवाइज करिए ना, ये याद ही हो जाए। एसके धर 1948, उसके बाद JVP कमेटी 1949, इसके अलावा 1953 में राज्य पुनर्गठन
आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, ये 3। ठीक, अब इसको कहा जाता है फजल अली आयोग। इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कमेटी में जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष से कौन थे? न्यायाधीश फजल अली, जज थे फजल अली। इसके अलावा इसमें 2 सदस्य भी थे। सदस्य थे, कौन से थे ये भी पूछता है बार बार। के.एम. पडिक्कर, के.एम. पडिक्कर एवं हृदयनाथ कुंजुरु, हृदयनाथ कुंजुरु, ये है। सवाल आगे आएगा, पूछा गया है इन सब के बारे में भी। ये 1953 में जब पुट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है, लगातार 26 दिन तक वो भूख हड़ताल पर था, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जवाहरलाल नेहरू ने कदम उठाया, अलग आंध्र प्रदेश राज्य की जो उनकी मांग हो रही थी उसको स्वीकार कर लिया। फिर इसके बाद मांग होने लगती है तो उन्होंने कमेटी का ही गठन कर दिया, कमीशन का गठन कर दिया, उसको कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग। अध्यक्ष फजल अली और बाकी 2 सदस्य थे। इसकी जो रिपोर्ट आती है 1955 में, 1955 में रिपोर्ट सरकार को देता है और सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर, इन्हीं की सिफारिश पर 1956 में यह अधिनियम पारित कर दिया। कौन सा अधिनियम था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। इसके लिए संविधान संशोधन लाया गया, 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। अब ये जब ये अधिनियम पास हुआ, ये अधिनियम पास हुआ, तब उस समय भारत में ये 14 राज्य थे और 6 संघ शासित यानी कि यूनियन टेरिटरी थे। वर्तमान में इनकी बढ़कर संख्या हो गई 28 और 8। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो कितने बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब नेक्स्ट देखते हैं 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य संघीय क्षेत्र की स्थापना की गई? देखिए सवाल कितनी बार रिपीट हो रहा है, वही सवाल बार बार पूछ रहा है। तीसरा सवाल यही हो गया सेम। 23वां देखिए, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? वर्तमान की अगर बात कर ले तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर ये सवाल प्रेजेंट टाइम में पूछे तो आप क्या बताएंगे? 28 राज्य और 7 संघीय प्रदेश। कितने हैं? 7 संघीय प्रदेश, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि एनसीआर दिल्ली भी शामिल है। तेलंगाना राज्य बनने के बाद भारत के राज्यों की संख्या हो गई। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। उसके पहले 28 राज्य थे, तो 28 प्लस 1 हो गया 29 राज्य हो गए, 29 राज्य हो गए एवं 7 यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश, ये 29 है। यही पे डिटेल में देख लेते हैं प्रेजेंट टाइम में 28 और 8 कैसे होते हैं। थोड़ी गर्मी लग रही है, फैन चलाते हैं। तो अब वर्तमान में इनकी संख्या 28 और 8 कैसे हुई है देखते हैं। तो ये 2014 तक का आंकड़ा है, आपका 2014 तक का आंकड़ा। उसके बाद फिर क्या होता है 2019 में सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा करके संघ शासित प्रदेश कर दिया। तो संघ शासित प्रदेश हो गया, तो ये घट जाएगा 27 हो गया, 28 टोटल 29 थे तो कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। 28 राज्य हो गए और 2 इसमें से बढ़ गए, यानी कि अब 7 प्लस 2 हो गए, टोटल 9 हो गए यूनियन टेरिटरी। इस तरीके से 2019 तक ये था आंकड़ा 28 और 9। पुनः जो है 2020 में एक और कदम सरकार ने हटाया। सरकार ने क्या किया? दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को एक में मर्ज कर दिया। एक में क्या किया? मर्ज कर दिया। तो इस तरीके से जो है एक संघ शासित प्रदेश और कम हो जाता है, एक और कम हो जाता है। तो 28 राज्य एवं 9 से -1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 यूनियन टेरिटरी। ये कब से है? तो ये 26 जनवरी सन 2000 से। ये वर्तमान में यही आंकड़ा है, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने हैं संघ शासित प्रदेश? तो अगर वर्तमान की बात करें तो 8 है और राज्य पूछे तो 28 राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? यूटी है। यूनियन टेरिटरी है कि नहीं है? दमन और दीव ये भी यूटी है। गोवा यूटी नहीं है।
गोवा यूटी नहीं है। 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। फिर इसके बाद 1987 में अलग राज्य का दर्जा दिया गया, अलग राज्य का दर्जा। ठीक है, इसलिए ये अब राज्य बन चुका है। पुदुचेरी भी क्या है, ये यूटी है, ये गोवा, यहीं पर ऑप्शन सही होगा। दिल्ली क्या है, एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली पर थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। भारत में दो ऐसी यूनियन टेरिटरी है ना जिसके पास क्या है, विधानमंडल है, विधानमंडल। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। कब? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा यह भारत का क्या है, भारत की भी राजधानी है, भारत की भी राजधानी है। हालांकि यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसका अपना खुद का विधानमंडल, सॉरी विधानमंडल नहीं है, ये विधानसभा है, विधानसभा इसके पास खुद का। इसके अलावा एक और यूटी है जिसके पास विधानसभा है, वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी, इन दो यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेशों के अपने स्वयं के विधानसभाएं हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो अभी हमने बताया 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। निम्न केंद्र शासित प्रदेशों का उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करें। जो 4 केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं, कब बने हैं उनका सही मिलान करना है और उसे ऑप्शन से बताना है। एक तरफ है संघ शासित प्रदेश जिस वर्ष बना, दूसरी तरफ यह लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप कब बनता है? देखिए मिलान कराने के लिए। लक्षद्वीप बहुत पहले से है, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था ना, उसी समय लक्षद्वीप एक यूटी के रूप में था। देखिए लक्षद्वीप यहां पर है, लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के साथ मिनिकॉय द्वीप भी इसी में है, मिनिकॉय अंजी द्वीप भी इसी में है। इसका पहले नाम लक्षद्वीप था। लक्षद्वीप 1972-73 के बाद होता है, तो इसको 1956 से मिलाएंगे। तो ए का कौन सा मिलाएंगे? ए का यहाँ पर देख लीजिए 4 है, ए का 4 है। देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, सिस्टमेटिक नहीं बना हुआ है ये टाइपिंग, तो 4 है, ए का 4। इसी तरीके से दमन और दीव, दमन और दीव चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली। चंडीगढ़ ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसका जो गठन होता है ये 1966 में होता है। चंडीगढ़ 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, पंजाब एवं हरियाणा। पंजाब से अलग हो जाता है हरियाणा 1966 में। कब होता है अलग? पंजाब में 2 भाषी लोग रहते थे, एक थे पंजाबी लोग और एक थे जो हिंदी भाषी वाले थे, इनको हरियाणवी बोला जाता था। तो हिंदी भाषी वाले क्षेत्र अलग कर दिया गया, उसको अलग से राज्य बना दिया गया हरियाणा। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ का शहर चंडीगढ़ पंजाब का, उसको दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी घोषित कर दिया गया और उसका दर्जा रखा गया संघ शासित प्रदेश ही। तो इस तरीके से चंडीगढ़ यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, 1966 ये हो जाएगा। तो चलिए ए का 4 मिला लेते हैं, ए का 4, ए का 4, ए का 4 है, बी का, अब सी का देखते हैं, सी का 2, सी का 2। देखिए ए का 4, ए का 4 इसमें है, इसमें है, और सी का 2, सी का 2 देखिए किसमें है, तो इसमें। तो यहाँ पर बी वाला मैच कर रहा है और किसी में नहीं है, तो यहाँ पर बी सही होना चाहिए। यहाँ पर सी का 3, दमन और दीव, दमन और दीव 1962। इसके अलावा दादरा नगर हवेली 1961। देखिए 1900, ये जो दमन और दीव है ना, दमन और दीव के साथ गोवा को भी, गोवा, दमन दीव, दमन व दीव, इन सब को 1961 में स्वतंत्र कराया गया। ठीक है, स्वतंत्र कराया गया 1961 में। यहाँ पर शासन होता था पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों का शासन होता था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़ाई लड़ी और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका मुख्यालय कहाँ पर, हेग है, उसने निर्णय भारत के पक्ष में सुनाया, तो अब ये भारत का हिस्सा हो गया। तो उस समय 1961 में इसको यूटी के रूप में शामिल किया गया भारत में। पुनः क्या होता है कि 1987 में, कब, 1987 में गोवा को अलग कर दिया गया इन सबसे और उसको एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया।
स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया 1987 में। तो इस तरीके से हो गया। अब वर्तमान में दादरा नगर हवेली दमन और दीव एक ही यूटी में हो गए। देखिए ये जो सवाल है ना, अनुच्छेद 240 ये क्या है? अनुच्छेद 240 कहता है कि अगर कोई यूटी है, हमने एक चैप्टर आप लोगों को कराया है जिसमें कुछ प्रमुख अनुच्छेद कराए हैं, उसमें यह है कि अनुच्छेद 239 क्या है, अनुच्छेद 240 क्या है। अनुच्छेद 239 यूटी यानी कि संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में। प्रशासन, उसका प्रशासन कैसे होगा, कौन देखेगा? यूटी का। इसके अलावा अनुच्छेद 240 राष्ट्रपति वहां के लिए कानून बना सकता है, अधिनियम बना सकता है, राष्ट्रपति कानून निर्माण कर सकता है। तो ये हो गया। देख लीजिए ये जो है सवाल ना, ये थोड़ा सा अलग टाइप से पूछा सवाल। इस तरीके से इतना डेप्थ में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये रेयर सवाल है। इस तरीके से कभी कभार सवाल आते हैं, जिसको नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के पास निम्न में से किन पर विनियमन बनाने की शक्ति है? हमने अभी कहा कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में नियम बना सकता है, क्योंकि वहां पर विधानसभा नहीं होती है, उनका प्रशासन केंद्र सरकार के हाथों में होता है। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर मात्र से वहां पर अधिनियम या कानून बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें से। दादरा नगर हवेली ये क्या है? एक यूटी है, यानी कि संघ शासित प्रदेश। दमन और दीव ये भी है, तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। गोवा, दमन और दीव, गोवा में तो नहीं बना सकते क्योंकि गोवा क्या है? एक स्वतंत्र राज्य है। ठीक, स्वतंत्र राज्य है, अलग से एक राज्य है, तो वहां कौन बनाएगा? वहां की जो विधानसभा होगी वह कानून बनाएगी ना। राष्ट्रपति और केंद्र सरकार वहां पर क्यों कानून बनाएंगे? वहां पर दमन और दीव यहाँ के लिए बना सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में यह यूटी का दर्जा इसको दिया। पुद्दुचेरी के लिए भी, क्योंकि यह यूटी है और यहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 निकाल लीजिए, 1, 2 और 4 हो जाएगा। किसमें है? तो लास्ट वाले में है 2 और 4। हालांकि ये उतना सही से नहीं पूछा गया है। अब जब पूछेगा ना तो ये जो है दमन और दीव को यहाँ निकाल कर पूछेगा। हालांकि पुद्दुचेरी में भी विधानसभा है। क्या है? विधानसभा है। तो विधानसभा वहां पर है, अगर वहां पर विधानसभा भंग होगी तभी वहां पर राष्ट्रपति उनके लिए कानून बना सकते हैं, चाहे दिल्ली हो या जो है पुद्दुचेरी है। जब तक भंग नहीं होगा वहां पर कानून नहीं बना सकते हैं। 32वां निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो एकदम सही बात है, 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यहाँ पर किनका शासन था? तो पुर्तगालियों का शासन था। 1961 में इसको आजादी मिली, भारत का हिस्सा बना। दीव खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है। दमन और दीव में से द्वीप के बारे में पूछा है, खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है। खंबात की खाड़ी कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। तो यहां पर देख लीजिए ये वाला जो एरिया है, अब हम इसको अलग कलर से बना देते हैं। ये वाला यहाँ पर ये जो नीला दिखा रहे समुद्र का एरिया है, यही क्या है? आपका जो है ये नीचे वाला एरिया खंबात की खाड़ी है। ये वाला नीचे वाला एरिया क्या है? खंबात की खाड़ी है। यहीं पर दमन और दीव है। तो 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। ठीक, कब किया गया? तो 1987 में अलग किया गया इनको। कब किया गया? 1987 में। तो ये भी कथन सही है। डी देखते हैं, दादरा नगर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन कॉलोनियल रूल के अंतर्गत थे। तो 1954 तक तो थे, यहाँ पर सही है। लेकिन अभी हमने कुछ ही समय पहले आपको बताया इन पर फ्रांसीसियों का अधिकार नहीं था, इन पर अधिकार किसका था? तो पुर्तगालियों का था। किसका था? पुर्तगालियों का था। इधर जो भी है, जैसे दादरा नगर हवेली हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, इन सब पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आते हैं और इन्होंने यहीं पर गोवा, इन सब जगहों पर ही अपनी कोठियां या व्यापारिक कारखाने स्थापित किए थे। सिक्किम एक नया राज्य बना। कब बनता है? तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा। ये कब बना था? 1975 में अधिनियम लाया गया। देखिए इसके पहले आपका 35वां संविधान संशोधन था। 35वां में क्या था? इसको एसोसिएट सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का दर्जा।
पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, सह राज्य का दर्जा दिया गया। फिर से संशोधन किया गया, इसके अगले वर्ष 36वां लाया गया, 36वां संविधान संशोधन, फिर उनको 1975 में लाया गया। अब इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, इसका दर्जा पूर्ण राज्य का, तो ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? 1975 में से भारत का अभिन्न अंग बनाया गया, ये सही है। 1975 में संविधान संशोधन कौन सा था? तो 36वां था, ये हो गया। इससे राजतंत्री शासित राज्य माना जाता है, राजतंत्री शासित राज्य माना जाता है, तो ये गलत है, राजतंत्री नहीं है यहाँ पर। ठीक, देखिए ये राजतंत्री शासित नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र है, ये दूसरा गलत हो जाएगा यहाँ पर। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। लेप्चा क्या है? एक जनजाति होती है, जनजाति। ठीक, लेप्चा, भोटिया, भोटिया व नेपाली, यहाँ पर 3 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। ये पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूर्वोत्तर का आप देखते हैं, जो ये वाला हिस्सा है पूर्वोत्तर का, इधर क्या है? इधर आपका चीन है ऊपर, इधर है नेपाल है आपका नेपाल, और इधर है छोटा सा जो देश है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, वो यहाँ पर है भूटान। भूटान, ये 3 देशों की सीमा को स्पर्श करता है, इसलिए इसके जो सामरिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, तो 1 और 3 यहाँ पर होना चाहिए, किसी में है 1 और 3, ये नहीं है, किसी में 1 और 3 नहीं है। अगर यहाँ पर दो दूसरे वाले में होता तो दूसरा सही हो जाता। अगला, सिक्किम एक राज्य बना तो वही है, कौन सा संविधान संशोधन? तो ये 35वां संविधान संशोधन, 36वां देना चाहिए इस ऑप्शन में, यहाँ पर 36वां नहीं दिया है तो 35वां दिया है। एसोसिएट स्टेट बनाया गया 35वें के द्वारा, और 36वें के द्वारा पूर्ण राज्य। 35वां 36वां इसी से संबंधित है। अगला देखते हैं, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना तो कब बनता है? 1975 में बनता है। तो संविधान संशोधन कौन सा था? तो 36वां। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ की पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो फिर से विधिवत अगर पूछ रहा है, पूर्ण राज्य पूछ रहा है तो 36वां हो जाएगा। अगर सह राज्य पूछता तो 35वां होता। तो ये है 1900 आपका, ये 1974 है 35वां, और 36वां 1975 में लाया गया। ये पूर्ण राज्य, इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 38वां सवाल देखते हैं, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये 53वां संविधान संशोधन है, 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। 1987। तो यहां पर 1987 में 3 राज्यों को राज्य का दर्जा दिया गया। इसमें से एक है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, और जो तीसरा है वो गोवा। 3 राज्य को 1987 में अलग प्रांत, स्वतंत्र प्रांत का दर्जा दिया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। बिहार को काटकर एक अलग वनांचल राज्य संभव है। कैसे संभव है? राज्य विधानमंडल में कानून पारित करके। राज्य विधानमंडल को शक्ति ही नहीं कोई अलग राज्य बना सकता है। कौन बना सकता है? राज्यपाल द्वारा अध्यादेश। राज्यपाल क्या करेगा? कुछ नहीं। संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके भी नहीं, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? क्योंकि ये अधिकार किसको है? तो संसद को है, संसद को, इसलिए यहाँ पर संसद वाला कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बताना है क्रम से। गोवा कब बना, कब बना है, उसके बाद क्रम से सजाना है। देखिए गोवा अलग राज्य कब बनता है? तो 1987 में बनता है। 87 में। तेलंगाना कब बनता है? तो 2014 में बनता है, 2014, 2 जून 2014। झारखंड कब बनता है अलग राज्य? तो ये बनता है सन 2000 में। सन 2000 में 3 राज्य बने थे, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। हरियाणा कब बनता है? तो हरियाणा 1966 में बनता है। इसको आप क्रम से सजा लीजिए। सबसे पहले हरियाणा चौथा हो जाएगा, यहाँ पे चौथा ये हो गया, उसके बाद 1987 हो गया, फिर सन 2000 हो गया, ये हो गया, इसके बाद 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। इस तरीके से यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का
उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाइए। निर्माण के अनुसार फिर से इसी प्रकार से सवाल आया है। छत्तीसगढ़ तो 2000 में बना था, सन 2000 में। 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 3 राज्य क्रमशः 1 नवंबर, 1, 6 और 9 नवंबर को सन 2000 को क्रमशः 3 राज्य बने थे। क्रमशः पहले छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड, फिर झारखंड। इस तरीके से यहाँ पर 3 राज्य बनते हैं, 1, 6 और 9 नंबर। अरुणाचल प्रदेश का बनता है तो अभी हमने बताया अरुणाचल प्रदेश 3 राज्यों के साथ एक साथ बना था। 3 राज्य कौन कौन से थे? तो मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। झारखंड सन 2000 में, सिक्किम 1975 में आपका। इस तरीके से आप क्रम बना लीजिए। सबसे पहले चौथा आ जाएगा यहाँ पर, चौथा ये इसमें है। चौथा के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरा इसमें है। उसके बाद पहला आ जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर है छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों सन 2000 बने हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ बनता है 1 नवंबर को, ये छत्तीसगढ़ बनता है 1 नवंबर को बनता है। झारखंड बनता है 9 नवंबर को, 9 नवंबर को बनता है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया उत्तराखंड कब बनता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? सिक्किम, क्रम बताना है। सिक्किम कब बनता है? तो 1975 में बनता है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बनता है। नागालैंड 1963 में बनता है। हरियाणा 1966 में नए राज्य के रूप में उभर कर आते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले नागालैंड देखिए किसमें है, ये होना चाहिए नागालैंड। फिर उसके बाद देख लीजिए हरियाणा, नागालैंड इसमें भी है, हरियाणा। फिर ये पहले नंबर पर ये हो जाएगा, दूसरे पर ये हो जाएगा, तीसरे पर आपका ये हो जाएगा सिक्किम। इस तरीके से यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में कब आता है? तो हमने बताया छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को आता है। इसी तरीके से 6 नवंबर को, 6 नवंबर को उत्तराखंड, 9 नवंबर को आता है झारखंड, झारखंड 9 नवंबर को। उत्तराखंड देखिए आ भी गया ऑप्शन में, तो 2000 में बना है। कब बना अगर डेट पूछे तो ये 6 नवंबर सन 2000 को। किस वर्ष झारखंड अस्तित्व में आता है? तो सन 2000 में आता है। कब आता है? तो ये 9 नवंबर को आता है, 9 नवंबर को। निम्न राज्यों का जन्म वर्ष 1960 के बाद हुआ है। ये 4 राज्य इन्होंने कहा कि ये कब बने हैं? तो 1960 के बाद बने हैं। इन्हें इनके गठन के आरोही कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे बने उसी हिसाब से इनको बताना है। तो हरियाणा कब बनता है? हरियाणा हमने बताया 1966 में पंजाब से अलग बनता है। सिक्किम, सिक्किम कब बनता है? तो आपका 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। नागालैंड 1963 में ही बनता है। मेघालय, मेघालय आपका 1972 में बनता है, 1972 में मेघालय। तो इस तरीके से जो 4 राज्यों का क्रम है, अब इसको बताइए क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले नागालैंड हो जाएगा। तो ये 3 को पहले लाइए आप, 3 को यहाँ पर पहले। तो 3 पहला किस में है? देखिए सी वाले में है। उसके बाद हरियाणा को आप लाइए सेकेंड पर, ये आपका सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा। उसके बाद जो है चौथा आ जाएगा, चौथा मेघालय हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा ये आपका। मेघालय के साथ साथ 2 और राज्य भी बने थे। एक था मणिपुर, मणिपुर, और एक और राज्य त्रिपुरा। ये सब 1972 में बने थे तीनों राज्य। भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनने के सही कालक्रम की पहचान कीजिए। आंध्र प्रदेश कब बनता है? तो आंध्र प्रदेश तो सबसे पहले ही बन जाता है ना। कब बनता है? तो 1 अक्टूबर 1953। भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य, भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश 1953 में बन गया है। सॉरी 1975 नहीं है, ये 1953 है, 1953। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश 1971 में। पहले हिमाचल प्रदेश यूटी था, यूटी से अलग हटाकर उसको स्वतंत्र राज्य बनाया गया।
हरियाणा 1966 में, सिक्किम 1975 में। ठीक, तो पहला आ जाएगा, पहले के बाद 3 आएगा, यहाँ पर देख लीजिए सेकेंड वाला 3 है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा 2 और फिर लास्ट में आ जाएगा 4। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल 48वां नंबर देखते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही मतलब बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। नागालैंड 1963, मेघालय 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 आपका 1972, सिक्किम 1975 और अरुणाचल प्रदेश 1987। तो ये सही क्रम बताना है। जो देखिए क्रम तो पहला ही सही लग रहा है, तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही और वही क्रम, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी तक असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा था, डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, यानी कि घटते हुए क्रम में। इसका मतलब ये है कि जो है सबसे बाद वाला है उसको सबसे पहले बताना है। तो चलिए देखते हैं। महाराष्ट्र का बनता है, महाराष्ट्र को हम कब रखेंगे? महाराष्ट्र को रखेंगे देखिए 1960 में रखेंगे, 1960 में। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1960 तक ना महाराष्ट्र नाम नहीं था, इसका नाम हुआ करता था बम्बई। बम्बई, अब जो बम्बई था ना, यहाँ पर इसको 1960 में 2 अलग राज्य कर दिया गया। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये जो यहाँ पर है, ये जो आज आप जो गुजरात देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा हिस्सा पहले बम्बई हुआ करता था। पहले इसका नाम क्या था? बम्बई। बम्बई, अब इसको 1960 में बम्बई के स्थान पर इसको 2 राज्य कर दिया गया। पहले बम्बई राज्य था, शहर नहीं था। ऊपर वाला कर दिया गया गुजरात और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको कर दिया गया महाराष्ट्र। तो इस तरीके से महाराष्ट्र की उत्पत्ति कब होती? 1960 में। राजस्थान 1956 में ही था। हरियाणा कब आता? 1966 में। तो सबसे पहले राजस्थान आएगा। अब यहाँ देखिए, हाँ क्या करना है, जो सबसे बाद है उसको पहले रखना है। तो सबसे बाद का कौन सा है? हरियाणा। तो हरियाणा को पहले रखिए आप। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र आप रखिए, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान। जो सबसे पहले उसको सबसे बाद में रखिए, तो सबसे पहले राजस्थान, इसको बाद में रखिए। तो यहाँ पर ये हो जाए 49वां सवाल। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से संबद्ध कीजिए, सही फिर नीचे सही कोड का उत्तर चुनिए। एक तरफ क्या है? राज्य है, दूसरी तरफ अस्तित्व में आने का वर्ष क्या है? नागालैंड हमने कब बताया? तो 1963 में आया था। हालांकि देखिए 1963 नहीं दिया, 62 दिया, फिर भी हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। झारखंड कब? सन 2000 में है। तेलंगाना कब है? तो तेलंगाना 2014 में, 2 जून 2014। सिक्किम 1975 में। 36वां संविधान संशोधन। इस तरीके से है, आप इसको यहाँ पर मैच कर लेंगे। 51वां सवाल, एक निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ था? किस राज्य का गठन 1948 में? 1948 में कोई राज्य था ही नहीं, सबको प्रोविंस का दर्जा था, सबको प्रोविंस का दर्जा मिला था, कोई स्टेट नहीं हुआ करता था। 1948 में स्टेट नहीं था, ये बाद में दिया जाता है 1956 में, सबको अलग से जब पुनर्गठित किया जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ कोई भी सही नहीं होगा, सब गलत हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से एक कथन असत्य है, बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। मैसूर कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है। देखिए पहले था, आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़े होंगे कि आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि हैदर अली टीपू सुल्तान जो कि मैसूर के शासक थे, उनका युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, पुर्तगालियों के साथ, इन सबको मिला करके। तो उस समय मैसूर राज्य था और उसी मैसूर को नया नाम दिया गया बाद में कर्नाटक। और आज ही मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये तमिलनाडु नहीं है, इसी जगह पे क्या होना चाहिए? कर्नाटक होना चाहिए। गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया, कब किया गया? तो सही बात है 1987 में। गोवा और दमन दीप को ठीक है बाद में भारत में मिलाया गया था 1961 और 62 में मिलाया गया। किससे लिया गया था? तो पुर्तगालियों से लिया गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जीत दर्ज की, तो पुर्तगालियों से लिया गया। बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, तो ये भी सही है बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा किया है
पहले यह था, बाद में इसको अलग राज्य का बनाया गया, 1971 में अलग राज्य बनाया गया। इस तरीके से यहाँ पर ये जो क्या पूछा है, असत्य पूछा है ना, तो पहला ही असत्य है, बाकी सब सही है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना देखिए 1856, गलत है, 1956 ये है, 1956। हालांकि गठन पूछा है ना, तो गठन कब हुआ था? 1956 में नहीं हुआ था, 1953 में हुआ था, 1953। राज्यों का गठन तो किया गया 1956 में, लेकिन जो ये आयोग है ना, इसकी स्थापना 1953 में किया गया। रिपोर्ट कब आती है, सिफारिश इनकी कब आती है? तो वो आती है 1955। सिफारिश को लागू कब किया जाता है? तो 1956 को लागू किया जाता है, यानी कि सिफारिश को मान लिया जाता है। उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लाया जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर एकदम तो सही कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको 56 को मानकर चलते हैं। 54वां सवाल, 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे, हम चर्चा कर चुके हैं इस पर, अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। सदस्य दो थे इसमें, सदस्य देखिए नाम दिया गया है, एक तो अध्यक्ष ये थे फजल अली, के एम पडिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू, ये दोनों लोग क्या थे? सदस्य थे, सदस्य। और ये क्या थे? तो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। ये गठन कब हुआ था? 53 में। रिपोर्ट कब आती है? 1955 में। और पुनर्गठन अधिनियम कब लाया जाता है? 1956 में। इस तरीके से क्या है, 2, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4, तो किसमें है? 2, 3 और 4, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया, उनमें से कौन शामिल नहीं था? तो कौन शामिल नहीं थे? पट्टाभी सीतारामैया शामिल नहीं थे। ये किसमें शामिल थे? जेवीपी समिति में, ये इस कमेटी में थे। एक और कमेटी गठित की गई थी ना 1948 में, रिपोर्ट आती है 1949 में। 1948-49 में ये था जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। बाकी ये लोग किसमें थे? तो ये किसमें थे? राज्य पुनर्गठन आयोग में थे। आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्यों की भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1956 में किया गया। उस समय 14 राज्य थे, 14 राज्य, 6 यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित प्रदेश। कितने बने थे? 6। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, फिर से वही सवाल आ गया, तो ये 1956। संविधान संशोधन कौन सा था? तो 7वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन था। ठीक, इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है, फजल अली आयोग। इसने भी सिफारिश किया है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन। पट्टी श्री रामल जब मृत हो जाते इसके बाद सरकार ने ही किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य? फिर से वही सवाल आ गया, आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य रूप में गठित किया गया। फिर से वही सवाल 1953। देख रहे हैं कितने सवाल रिपीट होते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुने। जस्टिस फजल अली, के एम पडिक्कर और हृदय नाथ कुंजरू इसके सदस्य थे, तो ये भी सही एकदम। हालांकि ये क्या थे? ये अध्यक्ष थे और बाकी ये दोनों लोग क्या थे? सदस्य थे। आयोग ने बंबई और पंजाब की विभाजन का समर्थन किया, गलत है। आयोग ने बंबई पंजाब की विभाजन का समर्थन नहीं किया। ये कब? 1960 में होता है ना बंबई का विभाजन, पंजाब का तो और बाद में होता है, तो उस समय थी नहीं, तो बाद में होता है प्रक्रिया। तो ये दूसरा कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। संसद ने पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? फिर से वही सवाल 1956। फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, के एम पडिक्कर, हृदय नाथ कुंजरू, 14 राज्य और 6 केंद्रशासित प्रदेश।
किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु का पुराना नाम क्या था? पहले ये तो मद्रास था ना, पहले ये राज्य जिसका नाम था मद्रास, ठीक है, और राजधानी मद्रास का जो शहर वो था। वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या हो गया? चेन्नई। पश्चिम बंगाल, स्वतंत्रता के समय कलकत्ता इसकी राजधानी थी, वर्तमान में इसकी राजधानी हो गई है कोलकाता, हालांकि केवल नाम बदला गया है। केरल, केरल त्रिवेंद्रम, उसका नाम बदलकर तिरुवनंतपुरम कर दिया गया, तिरुवनंतपुरम। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश जो है वर्तमान में ये जो तेलंगाना बनने के बाद 2014 जब बना, तो उसके बाद कहते हैं 10 साल बाद राजधानी बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी वर्तमान में राजधानी क्या है? इसकी राजधानी अमरावती, प्रस्तावित है, इस पर काम हो रहा था अमरावती पर, ठीक है। तो इस तरीके से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया, लगभग लगभग सभी के नाम बदल दिए गए, राजधानी का नाम स्वतंत्रता, राजधानी का नाम लगभग सब बदल दिए गए, तो कोई भी सही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से अब ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, कॉन्सेप्ट और कुछ बातें बुक से पढ़कर आइए और क्वेश्चन को इस तरीके से मेरे साथ हल करिए, फिर देखिए आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर बढ़ेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना संविधान से संबंधित, वो आएगा नागरिकता पर। नागरिकता से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग नागरिकता वाला चैप्टर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, तब प्रश्नों को हल करने में आनंद आएगा, मजा आएगा। फिर चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।